और अभी अभी में अब बात यूपी में मौत का सिरप सप्लाई करने वाले गैंग पर योगी के ताबड़तोड़ एक्शन की। वाराणसी से चंदौली तक तस्करों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुटी है। कोडीन कफ सिरप मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। मुगलसराय पुलिस और क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम ने आरोपी की संपत्ति को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है। 11 फरवरी को कोर्ट ने कोडीन कफ सिरप मामले में कार्रवाई की गई थी। कुर्क की कोर्ट के आदेश के बाद तस्कर स्वप्निल केसरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की। कफ सिरप मामले में जिले में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के मकान और जमीन पर मुनादी कर कुर्की की कार्रवाई का बोर्ड लगाया और नोटिस भी चस्पा कर दिया है। स्वप्निल केसरी पुत्र मनोज केसरी के नाम से है, जिसके विरुद्ध मुगलसराय थाने में मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी जमीन को धारा 68F1 NDPS एक्ट के तहत फ्रीज की जाती है। स्थित आराजी संख्या 914, 915 जो अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप के व्यापार से स्वप्निल केसरी पुत्र मनोज केसरी निवासी कृष्णा नगर कॉलोनी चंदासी द्वारा अर्जित किया गया है, जिसके संबंध में मुगलसराय थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 570, 571 धारा 8/21, 27/29 NDPS एक्ट में पंजीकृत है। आज दिनांक को आराजी संख्या 914-15 जो 68F NDPS एक्ट के तहत फीस की जाती है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 3 फर्जी फर्मों के नाम से कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध व्यापार में इसकी संलिप्तता थी। आरोपी स्वप्निल केसरी पर जांच के दौरान ये बात सामने आई कि उसने तस्करी से अवैध धन अर्जित कर अलग अलग जगहों पर संपत्तियां खरीदी। करीब 1 महीने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी क्रम में रविवार को उसकी 6 संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई और नोटिस भी चस्पा किया गया। बाकायदा एक बड़ा बोर्ड भी लगाया गया। योग से संबंधित अभियुक्त स्वप्निल केसरी पुत्र मनोज केसरी निवासी कृष्णा नगर थाना मुगलसराय, जिसके द्वारा मादक द्रव्य कारोबार से अर्जित अवैध अचल संपत्ति जिसकी कुल कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए को अस्थायी रूप से फ्रीज किया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप चंदौली की देख रहे हैं, जहां पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। 3.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। इसके अलावा नोटिस चिपकाकर बताया कि किस एक्ट के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा एक तस्वीर आपने और देखी थी, खाली प्लॉट पर एक बोर्ड भी लगाया था और पुलिस ने ये जो कार्रवाई की है इसमें ढोल नगाड़े बैंड बाजे बजाकर वहां के आसपास के लोगों को भी इस एक्शन के बारे में बताया। तस्कर की 3.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि, ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। 3.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्की की कार्रवाई के तहत सीज किया गया। इसके अलावा और क्या जानकारी है आपके पास? क्या इस तरह का और एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जाएगा? क्या और संपत्तियों की जानकारी पुलिस के पास है? देखिए, कोडीन कफ सिरप के मामले में योगी सरकार ने SIT बना रखी है और STF भी इस पे काम कर रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर कफ सिरप के नाम पे नशा परोसा जा रहा था। अब तक सरकार करीब 150 FIRs कर चुकी है, जो चंदौली, जौनपुर, वाराणसी, कानपुर इन सब शहरों में है। अब ये चंदौली में जो शख्स है जिसकी संपत्ति कुर्क हुई है कोर्ट के आदेश के बाद, ऐसा कहा जा रहा है कि 3 फर्जी फर्म्स के जरिए ये नशीले कोडीन कफ सिरप का कारोबार कर रहा था। तो अब ये संपत्तियां कुर्क हुई हैं। बाकी भी जो लोग क्योंकि मैंने जैसा बताया कि SIT और STF जांच कर रही है, तो जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है, लगातार गिरफ्तारी हो रही है। बनारस से भी आप देख रही हैं कि लगातार गिरफ्तारी हो रही है। बस मास्टरमाइंड है वो कहा जा रहा है कि वो दुबई भागा है और पुलिस उसकी तलाश में है। जी, शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ नशे के सौदागरों पर चंदौली पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इससे पहले वाराणसी में पुलिस ने किंग पिंग शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद की संपत्ति को भी जब्त किया था। नशे के कारोबार से की गई कमाई पर एक्शन लेते हुए 28 करोड़ की कुल 5 संपत्तियों को डुगडुगी बजाकर कुर्क किया था। पुलिस की कार्रवाई कोतवाली थाने में दर्ज मामले में कोर्ट के आदेश पर की गई थी। तो देखिए, वाराणसी में भी कार्रवाई की गई थी। इससे पहले चंदौली में ये कार्रवाई की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। जो इस पूरे मामले का किंग पिंग है शुभम जायसवाल, उसकी 28 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया।
उसके पिता की संपत्ति को भी कुर्क किया गया। बाकायदा मुनादी करा के ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। दरअसल कफ सिरप के नाम पर जिस तरीके का फर्जीवाड़ा किया गया और नकली दवाई परोसने की कोशिश की गई, उस पर अब योगी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अभी एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से, जहां दनकौर में 3 साल का मासूम गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में पानी भरा होने की वजह से मासूम देवांश की मौत हो गई। गांव में मंदिर के पास भंडारा चल रहा था। इसी दौरान बच्चा खेलते खेलते फिसलकर गड्ढे तक पहुंच गया और वहां गिर गया। परिजन और ग्रामीणों के मुताबिक जब तक बच्चे को बाहर निकाला जाता तब तक देवांश की सांसें थम चुकी थी, रुक चुकी थी। 1 महीने के अंदर ये दूसरा मामला है जब अथॉरिटी की लापरवाही ने किसी की जान नोएडा में ली हो। इससे पहले 16 जनवरी को नोएडा में नाले में गिरने से युवराज नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तड़प कर मौत हो गई थी। और अब ये छोटा बच्चा। नाले में एक तरफ युवराज की गाड़ी गिर गई थी और उसके बाद रेस्क्यू में लापरवाही हुई जिस कारण युवराज की मौत हो गई, तो वहीं दनकौर में एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ मंदिर गया। माता पिता मंदिर में पूजा पाठ में और भंडारे में व्यस्त थे और अचानक बच्चा खेलने के लिए वहां से निकला और वो उस नाले के पास जा पहुंचा जहां उसकी मौत हो गई। उस गड्ढे में गिरने से इस छोटे से बच्चे की मौत हो गई। 3 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। जब परिवार वालों को जानकारी लगी वो भागे भागे उस जगह पर पहुंचे, लेकिन जब तक उसे बाहर निकालते, उसको बचाते, उसकी सांसें रुक चुकी थी। अब परिवार परिजन गुस्से में हैं। प्रशासन की लापरवाही को लेकर आग बबूला हो रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो गड्ढा है जिसने इनके बच्चे की जान ली, ये सिस्टम का गड्ढा है और क्यों नहीं इसे भरने का काम किया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राधिकरण को कई बार शिकायत देने के बाद भी गड्ढे को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मासूम की मौत के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। गांव के लोगों ने बताया कि यह गड्ढा लंबे समय से खुला पड़ा था और बारिश के बाद इसमें पानी भर गया था। ग्रामीणों का कहना है कि सेक्टर 150 की घटना के बाद भी उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पत्र देकर ऐसे खतरनाक गड्ढों को भरने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की थी, लेकिन प्राधिकरण ने कार्रवाई नहीं की। बच्चे की मृत्यु हो गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारी नहीं जागे। बच्चा फिसल के तालाब में इसमें गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके जिम्मेदार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन है। अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। देखिए, ग्रामीणों को आप सुन रहे थे, ये वहीं के लोकल हैं। इनका कहना है कि बार बार प्राधिकरण को इस बारे में जानकारी दी। जब सेक्टर 150 वाली घटना घटी थी तब भी गड्ढों को भरने की जानकारी दी थी, लेकिन उसके बावजूद प्राधिकरण जो कुंभकर्णी नींद सोया था वो उससे जागा नहीं और उसका खामियाजा इस 3 साल के बच्चे को चुकाना पड़ा। बच्चे की फिसलकर गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। अब परिवार गुस्से में है, जो लाजमी भी है। अब प्राधिकरण गड्ढा कब भरेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन 3 साल का बच्चा वापस नहीं लाया जा सकता। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे की मौत प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से हुई, लेकिन इस मामले में प्राधिकरण का बयान भी सामने आया। प्राधिकरण का कहना है कि यह जमीन गांव के ही किसान के नाम पर दर्ज है। तो गांव के किसान के नाम पर वो जमीन है जिस जमीन में गड्ढा था और बरसात का पानी भरने से बच्चे की इस पानी में डूबने से मौत हो गई। प्राधिकरण द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया और दिलेलगढ़ में वहाँ के वर्क सर्किल के सीनियर मैनेजर को भेजा गया। उन्होंने जाकर वहाँ जब सारी चीज़ें पता की तो पता चला कि ये खसरा संख्या 373 है, जिसके मालिक गंगाराम और धर्मवीर हैं और उनके द्वारा उनका यह तालाब है, उनके उस पर उनका प्राइवेट उपयोग में लिया जा रहा है, तो जिसके कारण प्राधिकरण उस पर सीधे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब इस बात पर प्राधिकरण काफी दुखी है उस घटना को लेकर के। इला काज़मी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। इला, कोई ना कोई एस्केप रूट प्रशासन ढूंढ ही लेता है, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। क्या करेंगे हम प्रशासन के दुख का? 3 साल के मासूम की तो जान चली गई, वक्त रहते कार्रवाई होती तो ये 3 साल का मासूम आज मौत के काल में ना समाता। इससे तो रुक के 2 मिनट
चलिए, इला तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये जो तस्वीर है और ये जो घटना है, ये वाकई में एक बार फिर से प्रशासन की गलतियों को एक बार फिर उजागर करने के लिए काफी है। प्रशासन मूक दर्शक बने बैठा रहता है, बहाना ढूंढता रहता है, लेकिन वक्त रहते अगर कार्रवाई करे तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है, फिर किसी मासूम की जान ना जाए। और अब खबर यूपी के सीतापुर से ही आ रही है, जहां बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी और एसओ संजय पांडे के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, जिसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक ने एसओ संजय पांडे को हटाने की धमकी दी। एसओ संजय पांडे ने कहा कि मैं थाना छोड़ दूंगा, यहां से चला जाऊंगा। विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि तुम थाना नहीं छोड़ोगे, तुम तो भगाए जाओगे। विधायक ने थाने में तैनात दीवान रविशंकर और कांस्टेबल पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि शनिवार देर रात एक नौटंकी कार्यक्रम को जबरन बंद करवाया गया। पुलिस ने नियमों की अनदेखी करते हुए कार्रवाई की। इसी बात को लेकर विधायक जी भड़क गए और क्या हुआ थाने के अंदर, ये आप देखिए। अरे तुम क्या छोड़ दोगे? तुम्हारी जागीर है क्या? तुम क्या छोड़ दोगे? तुम थाना छोड़ दोगे? तुम तो भगाए जाओगे, तुम भगाए जाओगे, तुम क्या छोड़ दोगे? तुम क्या थाना छोड़ दोगे? ऐसा करोगे? अगर तुम्हारी तुम्हारी औकात है, सब हो रहा है, दिखाओ हमको। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम इंस्पेक्टर अरे इनका बेचारा गरीब लोगों का इसने बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। जेल में बंद मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। राजपाल यादव को राहत मिलेगी या उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, अब से थोड़ी ही देर में कोर्ट में इस पर फैसला सामने आ जाएगा। राजपाल यादव ने कोर्ट से शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत पर बेल की मांग की है। 5 फरवरी से राजपाल यादव तिहाड़ जेल में बंद हैं। राजपाल यादव चेक बाउंस केस में सजा काट रहे हैं, जिसमें कुल बकाया राशि लगभग 9 करोड़ रुपए है। 5 फरवरी को राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें अधिक समय देने से इनकार कर दिया और 6 महीने की सजा सुनाई गई। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, अब आज देखना यह है कि जिस बेल की मांग राजपाल यादव की तरफ से की जा रही है, क्या उन्हें मिलती है या नहीं? हालांकि इससे पहले भी कोर्ट ने इनकी मांग को ठुकराया था। देखिए, बहुत अहम सुनवाई होनी है ज्योत्सना इस पूरे मामले के अंदर। अब से कुछ देर पहले अवनीश सिंह सिक्का है, जो कि मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनी है जिससे राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। उस कंपनी ने अपना जवाब फाइल किया है और अभी यह जवाब रिकॉर्ड पर नहीं आया, जिसके बाद जज जो है दिल्ली हाईकोर्ट की स्वर्ण कांता शर्मा, उन्होंने ये कहा कि एंड ऑफ द बोर्ड वो इस पूरे मामले को सुनेंगी। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि वो सारा पैसा जो बकाया है वो राजपाल यादव देने को तैयार है, कुछ चेक भी उनके वकील लेकर आए थे, लेकिन कोर्ट इस बात से नाराज था कि उनको 4 तारीख को सरेंडर करना था तिहाड़ जेल में। लेकिन 5 तारीख को राजपाल यादव के वकील कोर्ट पहुंचते और वो कहते कि पैसा देने को तैयार है, लेकिन इस पे जो जज है वो इस पर नाराज होती है कि जब उनको एक दिन पहले सरेंडर करने के लिए कहा गया था, तो आखिर उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया, और अब वो पहले सरेंडर करें, उसके बाद उनकी सुनवाई जो है वो इस पूरे मामले पर होगी। तो यही कारण था कि जो कॉमेडियन राजपाल यादव है उनको तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा था। अब जो उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन लगी है वो उनके भाई की बेटी की शादी है शाहजहांपुर में यूपी के, इसके लिए उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई है और इसके अलावा एक रेगुलर बेल भी उनके वकील की तरफ से लगाई गई है। तो अतुल, अब देखना यह होगा कि राजपाल यादव को राहत मिलती है या उनकी आफत ऐसे ही बरकरार रहेगी। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर हैदराबाद से है, जहां एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र के बुल्ढाना से हैदराबाद जश्न में शामिल होने आए थे। रात करीब 10 बजे गोलपुरा क्षेत्र में एआईएमआईएम का झंडा लगी गाड़ी को रोककर अज्ञात लोगों ने महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और पार्टी का झंडा भी फाड़ दी। उनकी गाड़ी को रोककर उन पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। गाड़ी पर एआईएमआईएम का झंडा लगा हुआ था, जिसे निकालने की कोशिश हुई, जिसे तोड़ने की कोशिश हुई है। इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है और जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ने की मांग की गई है कि जल्द से जल्द इन हमलावरों की पहचान की जाए। किस मंशा के तहत इन कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है, किस मंशा के तहत एआईएमआईएम के झंडे को उतारने की कोशिश की गई, उसे तोड़ने की कोशिश की गई, ये पता लगाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। सवाल यही है कि हैदराबाद, जो कि असदुद्दीन ओवैसी का क्षेत्र भी है, उस जगह पर आखिरकार कैसे इनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, ये कौन लोग हैं जो इनके कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं।
जो हमारे कारकुन बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद पास से जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 68वीं सालगिरह में शिरकत किए थे, आज वो लोग सलाला में दावत के लिए जा रहे थे। रास्ते में लाल दरवाजे के पास टेम्पल के पास मैसम्मा टेम्पल के पास रोककर इन लोगों को बुरी तरीके से मारा गया और जो हमारे जमात का झंडा था उस झंडे को लोगों ने निकाला और उसका वीडियो भी हमने यहाँ पे PS पे दिया और अभी मैंने DCP चारमीनार जोन से भी बात किया और मुझे DCP टास्क फोर्स भी मुझसे बात की है। उन्होंने कहा कि हमने टीम्स को भेज दिया उनको अरेस्ट करने के लिए। हरियाणा की हांसी से एक अजब गजब मामला सामने आया। वर्दी का रौब दिखाते हुए दारोगा ने जबरन चालान काट दिया। चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर और बैंक मैनेजर के बीच तीखी बहस हो गई। मैनेजर ने कहा कि उसके पास सारे कागज हैं तो चालान क्यों किया जा रहा है। इस पर एसआई गुस्से में आ गए और बोला कि चालान तो करूंगा, चाहे प्रधानमंत्री से ही शिकायत क्यों ना कर लो। इसके बाद दारोगा ने 8,000 रुपए का चालान कर दिया। बैंक कर्मी ने अपनी गाड़ी के सारे कागजात दिखाए लेकिन दारोगा ने कहा चालान तो होगा। इस पर मैनेजर ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो दारोगा और भड़क गया और 8,000 रुपए का उसका चालान काट दिया। और बताओ कैसी है? सारे कागज है मेरे पास में और सारे दिखाने को तैयार हूँ। बताओ क्या देखना आपने, बोलो कागज क्या क्या देखना आपने। मेरी शिकायत कर दूंगा। शिकायत क्या होती है आपस की? रोज मेरे से बड़ा ऑफिसर है तू प्रधानमंत्री तक चल जिए। प्रधानमंत्री तक मैं क्यों जाऊंगा ये तो बताओ। कोई नहीं तू बना ले वीडियो। मेरे SP साहब को तेरे कैसे कह दिया आपने? और स्पेशल बड़ा बढ़िया नाटक कर रहे हो। यहाँ आए हो आप और मेरे से बदतमीजी कर रहे हो आके। मेरी शिकायत करना आप चालान काट। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ समेत अयोध्या समेत कई जिलों की कचहरी में धमकी देने का मामला सामने आया है। 18 जिलों की कचहरी में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लखनऊ कोर्ट में बम स्क्वाड की टीम पहुंच गई है। तमिलनाडु से धमकी भरा मेल भेजा गया है। लगातार तीसरे दिन धमकी भरा मेल भेजा गया है। तो लखनऊ से लेकर अयोध्या तक कचहरी को उड़ाने की धमकी दी गई है और धमकी तमिलनाडु से भेजी गई है। ये जो ईमेल है ये तमिलनाडु से भेजा गया है। फिलहाल लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है। अंदर छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है और लगातार ये तीसरा दिन है आज जब ये धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। हालांकि ये जानकारी जरूर पुलिस ने जुटाली है कि मेल तमिलनाडु से भेजा गया है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या ये किसी तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है? क्योंकि अमूमन जब इस तरीके के ईमेल मिलते हैं बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर आती है, सघन जो तलाशी अभियान है वो भी किया जाता है, लेकिन कुछ बरामद नहीं होता, जिससे यही समझ में आता है कि बार बार हॉक्स कॉल के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अलवर से। एक खबर जहां अलवर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। गत्ता फैक्ट्री थी जहां भीषण आग लग गई है और इस आग में झुलसने से 7 कर्मचारियों की मौत भी हो गई है। कुछ लोगों के अभी भी फैक्ट्री के अंदर फंसे होने की खबर है। ये तस्वीरें आप उस फैक्ट्री की देख रहे हैं जहां भीषण आग लग गई और इस आग की चपेट में आने से 7 कर्मचारियों की मौत हो गई है। जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से अभी भी कुछ लोग इस फैक्ट्री के अंदर हैं। रेस्क्यू टीमों को जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने का काम एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में करना पड़ेगा। लेकिन आग कैसे लगी, क्या वो कारण थे जिस वजह से आग इतनी भड़क गई कि फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया और 7 कर्मचारी की मौत की खबर मिल रही है। अलवर से ये खबर, गत्ता फैक्ट्री में अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई और इस आग की चपेट में आने से 7 कर्मचारियों की मौत हो गई है। अभी भी कई लोग हैं जो फैक्ट्री के अंदर ही फंसे हुए हैं। और अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां एक पेट्रोल पंप पर दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया। कार सवार दबंगों ने पेट्रोल डलवाने के बाद पैसे मांगे और इस पर सेल्समैन को गालियां भी दी, बल्कि उसे करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी भी इस वक्त सामने आ चुका है, जो आपके सामने है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एक कार पेट्रोल पंप पर आती है। कार में बैठे दबंग करीब 2000 रुपए का तेल भी डलवाते हैं और जब पंप कर्मी ने पैसे मांगे तो दबंग कार में घसीटते हुए उसे ले जाते हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन ये दबंगई का मामला है यूपी के मुजफ्फरनगर के एक पेट्रोल पंप का। यूपी के बाद राजस्थान के राजकोट से खबर, जहां एक बार फिर थार का कहर देखने को मिला।
तेज रफ्तार थार ने एक के बाद एक कई लोगों को टक्कर मार दी। थार की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें आप देखिए कैसे तेज रफ्तार थार पहले तेजी से आगे आती है, बाइक सवार को टक्कर मारती है। वहां मौजूद लोग थार सवार को पकड़ने की जब कोशिश करने लगते हैं तो थार ड्राइवर एक और युवक को कुचलते हुए मौके से रफ्तार से फरार हो जाता है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस थार सवार की पहचान और फिर उसकी गिरफ्तारी करेगी। लेकिन ये आप देखिए राजकोट राजस्थान का वो इलाका जहां थार का आतंक देखने को मिला। रफ्तार में एक थार आती है, सामने जो स्कूटी वाला था उसे टक्कर मारती है, वो नीचे गिरता है, संभलने की कोशिश करता है। वहां कुछ लोग इस थार को जब पकड़ने लगते हैं तो थार सवार अपनी गाड़ी की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ा लेता है और गाड़ी को भगाता हुआ दूसरे व्यक्ति को रौंदता हुआ निकल जाता है। अब खबर आपके अपने शहर गाजियाबाद से है, जहां डंपिंग ग्राउंड को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। डंपिंग ग्राउंड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पुलिस ने किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसमें कई लोग घायल हैं, जिसमें से एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस हटाने पहुंची थी, तभी पुलिस से उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने किसानों को गाड़ियों में भरना शुरू किया तो किसान उग्र हो गए। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसानों को खेतों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इसमें कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए। इसमें एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डंपिंग ग्राउंड स्थल से हटा दिया और अब किसान डंपिंग ग्राउंड से करीब 100 मीटर दूर स्थित मंदिर परिसर में धरने पर बैठ गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच में ये झड़प हुई है। रविवार दोपहर यहां डंपिंग ग्राउंड के विरोध में हिंसक रूप ले लिया। इस बीच मीरपुर हिंदू गांव में प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच में तीखी झड़प हो गई और देखते देखते हालात बिगड़ने लगे। किसान आक्रोशित हो गए, जिसके लिए पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज भी कर दिया ताकि किसानों की भीड़ को तितर बितर किया जाए। इसमें कई महिला भी शामिल हैं, उन महिलाओं को भी चोटें आई हैं, हालत भी नाजुक बताई जा रही है। ये पूरा बवाल क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह भी आइए आपको बताते हैं। मीरपुर में डंपिंग ग्राउंड है, उसे हटाने के लिए पिछले 2 महीने से किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि यहाँ पूरे इलाके का कचरा डाला जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तमाम बीमारियों का ये इलाका घर बन रहा है। किसानों की मांग है कि डंपिंग ग्राउंड को हटाकर यहाँ स्कूल या अस्पताल बनाया जाए। दिल्ली में गला घोटू गैंग का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मौजपुर में बदमाशों ने गला दबाकर युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने युवक को पीछे से दबोचकर उसके 2500 रुपए लूट लिए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। जैसे ही वो सुनसान सड़क से गुजर रहा था, पहले से ही घात लगाए बैठे 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया। बदमाशों ने अचानक पीछे से उसका गला दबा दिया और सड़क पर गिरा दिया, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। युवक के संभलने से पहले ही आरोपियों ने उसकी जेब से कैश निकाला और बैग छीनकर फरार हो गए।